हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी पार्ट 3 पेपर 6 जिनका कि सेशन 2021 से 24 है ना, उनका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 5 के इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये पेपर 6 के लिए वीडियो है। इसके बाद हम पेपर 7 के एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करेंगे। पेपर 8 में जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम पेपर 6 की बात करें तो पेपर 6 में जो एक्सप्लेनेशन आता है ना, वो 8 3 जा 24 मार्क्स का आता है। मतलब 8 मार्क्स का 3 एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में जो है ज़्यादातर क्या करता है ना, कविता का एक्सप्लेनेशन देता है। कोई ना कोई पोएम का आपको 4 लाइन दे देगा, दो पोएम का 4 लाइन दे देगा, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। तो इस वाले वीडियो में हम 4 आपको पोएम से एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, जिसमें कि चांसेस है कि ये 4 अगर प्रिपेयर कर देते हो तो 60-70% मैच कर जाएगा। उसके बाद 2 एक्सप्लेनेशन आपको हम कैंडिडा से बताए हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है कैंडिडा से आता है। उसके बाद जो थर्ड एक्सप्लेनेशन आता है ना, वो या तो व्हाट आई बिलीव से आता है या तो ए पैसेज टू इंडिया से आता है, ठीक है। तो ये थर्ड वाले एक्सप्लेनेशन में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोग को, बट हम इंपॉर्टेंट लाइन्स बता दिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन जो व्हाट आई बिलीव से आता है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि ए पैसेज टू इंडिया से आता है। तो वो हम आगे नोट्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कविता से आएगा, वो इस तरीके से शुरू होगा, टर्निंग एंड टर्निंग इन द, या फिर द ब्लड डिम टाइड इज लॉस्ट करके शुरू होगा। तो आप समझ जाना है कि ये दोनों लाइन जो है ना, सेम ही कविता से ली गई है। मतलब W.B. येट्स की फेमस कविता है द सेकेंड कमिंग, उसी से ये दोनों लाइन्स ली गई हैं। और पोएम के स्टार्टिंग का ही 4 या 5 लाइन में ना ये दोनों लाइन आ जाता है। इस वजह से हम इन दोनों लाइन्स को एक ही एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करने की कोशिश किए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग वाला लाइन टर्निंग एंड टर्निंग करके शुरू हो या द ब्लड डिम्ड करके शुरू हो। तो उसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन डालना है। रेफरेंस में लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम बटलर इट्स फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग, की ये जो पंक्तियां ली गई है विलियम बटलर इट्स की फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग से ली गई है। द पोएम वॉज रिटन इन 1919, पोएम को जो लिखा गया 1919 में लिखा गया, एंड पब्लिश्ड इन 1920, और इसको जो पब्लिश करवाया गया 1920 में करवाया गया। द पोएम इज अबाउट सेकेंड इनकारनेशन, पोएम जो है सेकेंड इनकारनेशन, इट मीन्स दूसरे अवतार के बारे में है, ऑफ गॉड, भगवान के, टू सेव मैनकाइंड, की कैसे भगवान मैनकाइंड को सेव करने के लिए, इट मीन्स मानवता को बचाने के लिए दूसरा अवतार लेते हैं ना, पोएम उसी बारे में है। तो ये रेफरेंस वाला सेक्शन हो गया। दूसरा आता है कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन। कॉन्टेक्स्ट में है थ्रू एबव मेंशन लाइन, के ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए द पोएट डिस्क्राइब्स द क्योटिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का जो क्योटिक सिचुएशन है ना, क्योटिक इट मीन्स हो जाता है वर्ल्ड में जो अराजकता फैली हुई अवस्था है, उस सिचुएशन की व्याख्या करते हैं ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए। एंड होप फॉर सेकेंड कमिंग, और पोएट जो है आशा करते हैं सेकेंड कमिंग की, इट मीन्स भगवान के अवतार लेने की, भगवान जो है ना दूसरी बार अवतार लेंगे मानवता को बचाने के लिए ये अराजकता वाले सिचुएशन में। द सेकेंड कमिंग रिफर्स टू द रिटर्न टू जीसस क्राइस्ट इन ऑर्डर टू सेव ह्यूमैनिटी। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, फ्रेज यूज किया गया सेकेंड कमिंग, वो संबंधित है जीसस क्राइस्ट के वापस आने से मानवता को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी इट मीन्स मानवता को सेव करने के लिए। कैसे जीसस क्राइस्ट ना सेकेंड कमिंग इट मीन्स दूसरी बार अवतार लेंगे मानवता को बचाने के लिए। द पोएम एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ अनार्की, ये जो कविता है एक्सप्रेस करता है स्टेट ऑफ अनार्की। अनार्की मतलब हो जाता है अव्यवस्था वाला सिचुएशन दिखाता है, अव्यवस्था अराजकता वाला सिचुएशन, स्टेट अवस्था दिखाता है इन आयरलैंड, आयरलैंड में ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी के टाइम कैसे आयरलैंड में जो है पूरा चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, और कैसे पोएट जो है यहाँ पे सेकेंड इनकारनेशन की बात करते हैं, भगवान की दूसरे अवतार की बात करते हैं मानवता को बचाने के लिए। अब नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आ जाता है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग को लिखना है थ्रू दिस लाइंस, इन लाइंस के जरिए इट मीन्स इन पंक्तियों के जरिए द पोएट एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर इन आयरलैंड, की पोएट जो है इन पंक्तियों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से डिसऑर्डर फैला हुआ था। डिसऑर्डर इट मीन्स भी हो जाता है अराजकता फैला हुआ था, अव्यवस्था फैला हुआ था आयरलैंड में। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि दैट टाइम पासिस वेरी फास्ट, कि समय जो है बहुत तेज बीतता है। एंड द फाल्कन डज नॉट हियर द फाल्कनर, और इतना समय तेज बीत रहा है ना कि अब जो फाल्कन है वो फाल्कनर की बातें नहीं सुन रहा है। हियर द फाल्कन इज ए स्मॉल बर्ड ऑफ प्री, यहाँ जो फाल्कन है ना वो स्मॉल बर्ड है, छोटा सा बर्ड है, प्री शिकार करने वाला। एंड फाल्कनर इज ए ट्रेनर, और फाल्कनर जो है वो एक ट्रेनर है ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का। वो ट्रेन्स द फाल्कन, जो कि फाल्कन को ट्रेन करता है इन आर्ट ऑफ प्रेइंग, इट मीन शिकार करने की कला सिखाता है। बट नाउ, लेकिन अब जो है ना द फाल्कन इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज ट्रेनर, मतलब छोटा सा जो बर्ड है फाल्कन, वो अपने ट्रेनर की बात, फाल्कनर की बात नहीं सुन रहा है, उसके कंट्रोल में नहीं है। मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल इन आयरलैंड, कि आयरलैंड में जो स्थिति है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं है। इनोसेंट एंड वीक पीपल आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड, की
जो इनोसेंट लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं ना, उनको मारा जा चुका है। एंड वाइल, और जबकि एविल और विक्ड आर वर्शिप्ड, और जो एविल इट मीन्स बुरे लोग हैं, विक्ड लोग हैं, दुष्ट लोग हैं ना, उनकी पूजा की जा रही है। आयरलैंड में ऐसा सिचुएशन है। द गुड पीपल आर लूजिंग देयर फेथ एंड कॉन्फिडेंस, कि जो अच्छे लोग हैं वो अपना फेथ इट मीन्स विश्वास और कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। वाइल बैड पीपल आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, वहीं जो बुरे लोग हैं ना, वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। द पोएट सेज दैट, तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि एविल पीपल आर बीइंग स्ट्रॉन्गर एंड वर्चुअस पीपल आर बीइंग वीकर इन द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, कि जो एविल पीपल हैं, बुरे लोग हैं ना, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, और जो वर्चुअस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं इन द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर वाले स्थिति में, इट मीन्स इस अराजकता वाले सिचुएशन में, इन द कंट्री, देश में, कंट्री इट मीन्स आयरलैंड की बात की जा रही है कि कैसे आयरलैंड में जो सिचुएशन है उसमें जो बुरे लोग हैं वो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। सो इट इज़ परफेक्ट टाइम फॉर सेकेंड इनकारनेशन, इसलिए पोइट का हमें मानना है कि ये जो समय है ना, बिल्कुल सही समय है सेकेंड इनकारनेशन का। इट मीन्स भगवान का दूसरी बार अवतार लेने की। इतनी ज़्यादा अराजकता फैल गई है, बुराई फैल गई है कि अब भगवान को अवतार लेना ही चाहिए मानवता को बचाने के लिए। तो ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन जो कि अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है पोएम से, वो खत्म होता है। काफ़ी फेमस लाइन है, ये लाइन बार बार रिपीट भी करता है, तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाना। ये 4 एक्सप्लेनेशन पोएम वाला प्रिपेयर कर लेते हो तो चांसेस है 70-80% मैच कर जाएगा। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से शुरू है, स्टारलिट ऑन ए मूनलिट डोम। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप समझ जाना कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बाइजेंटियम से ली गई है। तो इसका जो रेफरेंस वाला सेक्शन है कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम W.B. Yeats फेमस पोएम बाइजेंटियम, की जो पंक्तियां ली गई है W.B. Yeats के फेमस पोएम बाइजेंटियम से ली गई है। W.B. Yeats वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी, और W.B. Yeats जो थे 20th सेंचुरी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। बाइजेंटियम इज ए सीक्वल रिटन बाय इट्स टू हिज पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम, मतलब W.B. Yeats जो है ना वो पहले कविता लिखे सेलिंग टू बाइजेंटियम, इसी के सीक्वल के रूप में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्ट 2 के रूप में वो दूसरी कविता बाइजेंटियम लिखे। दिस पोएम वाज रिटन इन 1930, इस कविता को 1930 में लिखा गया, एंड पब्लिश इन द बुक, और इसको पब्लिश करवाया गया किताब वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर्स पोएम में इन 1932 में। ठीक है, तो ये रेफरेंस वाला सेक्शन हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इन द पोएम बाइजेंटियम, की कविता बाइजेंटियम में, द पोएट टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस एट बाइजेंटियम, पोएट जो है अपने एक्सपीरियंस अनुभवों के बारे में बात करते हैं कि उनका बाइजेंटियम में कैसा अनुभव रहा। बाइजेंटियम वॉज फेमस फॉर इट्स मोज़ेक आर्ट, बाइजेंटियम जो है ना अपने मोज़ेक इट मीन्स हो जाता है ना ग्लास या स्टोन से या फिर टाइल से कोई आर्ट किया जाता है, मतलब कुछ भी बनाया जाता है ना, तो बाइजेंटियम जो है अपने मोज़ेक आर्ट के लिए फेमस है। एंड गोल्ड इनेमलिंग इट मीन्स हो जाता है सोने की नक्काशी के लिए फेमस है। बट इन दिस पोएम, लेकिन इस कविता में जो बाइजेंटियम है इज नॉट ए सिटी ऑफ कंक्रीट, वो एक कंक्रीट का शहर नहीं है, कोई पत्थर से बना हुआ शहर नहीं है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ द माइंड, ये माइंड की क्रिएशन है, इट मीन्स दिमाग का रचना है, विच एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन ओनली, जो कि सिर्फ इमेजिनेशन इट मीन्स कल्पना में स्थित है। मतलब रियल बाइजेंटियम शहर की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, काल्पनिक शहर की बात की जा रही है। इट इज ए प्लेस बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ टीमिंग मिलियन, ये ऐसी जगह है जो कि लाखों लोगों के भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग है, बियॉन्ड इट मीन्स पड़े है, फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, और जो बाइजेंटियम शहर है जिसकी की व्याख्या पोएट अपने इमेजिनेशन में करते हैं ना, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इट मीन्स सीमा नहीं है, किसी भी तरह का समय का सीमा नहीं है, या फिर स्पेस इट मीन्स जगह हम लोग बोल सकते हैं, स्थान बोल सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में है थ्रू एबव मेंशन लाइन, के ऊपर मेंशन किए गए लाइन्स के जरिए द पोएट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाइट एट बाइजेंटियम, पोएट जो है बाइजेंटियम में कैसा रात रहता है ना उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। टॉक्स अबाउट द ग्रेट गॉन्ग ऑफ एसटी सोफियास कैथेड्रल, एसटी सोफियास एक चर्च है, तो उसके ग्रेट गॉन्ग इट मीन्स बड़े से घंटे के बारे में बात करते हैं। द डोम ऑफ द कैथेड्रल, और उस कैथेड्रल चर्च का जो डोम है ना, गुंबद, विच द पोएट फेसेस, जिसकी तरफ पोएट फेस करके खड़े हैं या देख रहे हैं उसको, इज लुक्स एज डेकोरेटेड विद द स्टार्स, वो ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं कि उस डोम को, उस गुंबद को, चर्च के गुंबद को जो है ना स्टार से सजाया गया है। एंड इज लुकिंग एट द ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, और ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे कि ह्यूमन लाइफ अर्थ पे होते हैं, बिल्कुल वैसा प्रतीत हो रहा है ये
स्टार्स जो गुंबद पे सजे हुए हैं। द ह्यूमन लाइफ विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्योस, और मानवीय जीवन जो कि कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है कन्फ्यूजन का, इट मीन्स भ्रम का, क्योस इट मीन्स अराजकता का, इज लुक्ड बाय दिस डोम, वह इस गुंबद से देखा जा सकता है या दिखता है, एंड इट इज दिस डे इन दिस लाइफ, और इस जीवन का यह तिरस्कार करता है। पोइट मीन्स टू से, पोइट का यहाँ कहने का अर्थ है कि द ह्यूमन लाइफ इट सो इनसिग्निफिकेंट, कि मनुष्य का जो जीवन है या मानवीय जो जीवन है ना वो इनसिग्निफिकेंट है, इट मीन्स महत्वहीन है बहुत ही ज़्यादा, एंड इवन विदाउट इट, और इसके बिना भी द सिटी लुक्स ब्यूटीफुल। वो जो सिटी है बाइजेंटियम जिसकी कि पोइट इस कविता में बात कर रहे हैं, वो बताते हैं कि कैसे बिना ह्यूमन लाइफ के भी ये जो शहर है कितना सुंदर दिख रहा है। तो इन लाइन्स के जरिए जो है पोइट वो ह्यूमन का लाइफ, मानवीय जीवन जो है कितना महत्वहीन होता है वो बताए हुए हैं। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन पोएम से हो गया। अब हम लोग थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं पोएम से, फिर फोर्थ वाला आएगा, फिर ये पोएम वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन इस तरीके से शुरू है, ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज। तो ये लाइन आए तो आप समझ जाना कि ये जो लाइन है पाइट ब्यूटी से ली गई है। तो इसके रेफरेंस वाले सेक्शन में लिखना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जीएम हॉपकिंस पोएम पाइट ब्यूटी की। जो पंक्तियां ली गई है जीएम हॉपकिंस के पोएम पाइट ब्यूटी से ली गई है। इट इज ए कर्टल सोनेट, ये जो कविता है ना कर्टल सोनेट है। अब कर्टल सोनेट बार बार इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आता है। याद रखिए कि कर्टल सोनेट जो होता है ना वो 11 लाइन की कविता होती है, जिसमें कि 10 लाइन तो पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन जो 11वां लाइन होता है ना वो हाफ होता है, मतलब 10 लाइन पूरा जितना बड़ा कविता होता है उतना बड़ा लिखा जाता है, लेकिन जो सबसे आखिरी का लाइन है ना उसको छोटा कर दिया जाता है। तो 10.5 लाइन की पोएम होती है कर्टल सोनेट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट वॉज रिटन इन 1877, इस पोएम को 1877 में लिखा गया था, एंड पब्लिश इन 1918 में पब्लिश करवाया गया। द पोएम इज ए सॉन्ग ऑफ एडमायरेशन फॉर गॉड्स क्रिएशन। ये जो कविता है, इस कविता के जरिए ना पोएट जो है भगवान की रचना का एडमायरेशन करते हैं, इट मीन्स भगवान जो भी क्रिएट किए हुए ना उसकी प्रशंसा करते हैं। डिफरेंस वाला सेक्शन खत्म हुआ, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में है, थ्रू एबव मेंशन लाइन्स, ऊपर मेंशन किए गए लाइन्स के जरिए पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि एवरीथिंग हैड सम रोल इन दिस वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड में जो भी है ना सबका अपना एक रोल है, सबकी अपनी एक भूमिका है। देयर इज नो यूजलेस थिंग्स इन द वर्ल्ड, कोई भी चीज़ जो इस वर्ल्ड में है वो यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है। ऑल दिस थिंग्स टुगेदर मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और यही सारी चीज़ें जो एक साथ मिलकर जो है इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाती है, इट मीन सुंदर बनाती है। गॉड इज द फादर ऑफ ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स, और भगवान जो है वो फादर है इन सारे सुंदर चीज़ों का, बिकॉज क्योंकि गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस थिंग, क्योंकि भगवान ही ना ये सारा कुछ क्रिएट किए हुए हैं, तो इस वजह से भगवान को फादर बताया गया है। ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया। एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है, दिस लाइन्स आर द सेकेंड स्टांजा ऑफ द पोएम, ये जो पंक्तियां हैं ये कविता की सेकेंड स्टांजा है। द पोइट सेज, पोइट कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओरिजिनल, यूनिक एंड मच मोर, कि जो भी इस वर्ल्ड में है ना, इस दुनिया में, वो सारा कुछ ओरिजिनल, वास्तविक है, यूनिक, अनोखा, एंड मच मोर, और अधिक है। आवर माइंड कैन नॉट इवन इमेजिन एंड कांट इवन थिंक हाउ गॉड क्रिएटेड दिस कलरफुल एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, कि हमारा जो दिमाग है ना वो सोच भी नहीं सकता, वो इतना इमेजिन भी नहीं कर सकता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान कैसे इस सुंदर से वर्ल्ड को क्रिएट किए हुए, कैसे इस कलरफुल वर्ल्ड को क्रिएट किए हुए, बनाए हुए हैं। ओनली गॉड नोज दिस, सिर्फ भगवान ही इस चीज़ को जानते हैं। वी अप्रिशिएट द लाइट ओनली वैन इट इज़ डार्क, हम लोग लाइट की तारीफ तभी करते हैं जब अंधेरा होता है, मतलब लाइट की वैल्यू तभी कर पाते हैं जब अंधेरा हो जाता है। वैन वी इट सॉर एंड स्पाइसी फूड, और जब हम लोग कुछ खट्टा या फिर तीखा फूड खाते हैं, इट मीन्स भोजन करते हैं। वी रिमेंबर स्वीट्स, तभी हम लोग को स्वीट की अहमियत पता चलती है, इट मीन्स मीठे की अहमियत पता चलती है। वैन समथिंग बैड हैपन्स, और जब कुछ बुरा होता है इन लाइफ, जीवन में, इट्स गुड आफ्टर दैट, तो ये कन्फर्म होता है कि उसके बाद कुछ अच्छा भी होना ही है। बाय प्रेजिंग द क्रिएशन, मतलब क्रिएशन इट मीन्स रचना की तारीफ करते हुए, पोएट प्रेजेस द ऑलमाइटी गॉड, पोएट जो है उस शक्तिशाली भगवान की भी तारीफ करते हैं। ही ग्लोरीफाइज द इन्फिनाइट पावर ऑफ गॉड, वो साथ ही साथ ग्लोरीफाइड मीन्स प्रकाशित करते हैं कि भगवान जो है उनके पास कितना इन्फिनाइट इट मीन्स अनंत पावर है, शक्ति है। टू क्रिएट द विजिट्यूड्स ऑफ थिंग्स, की भगवान कैसे चीज़ों को उलट फेर करते हैं, कैसे बनाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द पावर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, और कैसे भगवान के पास मतलब यूनिफॉर्मिटी इट मीन्स एकता लाने का पावर है, सभी चीज़ों को एक साथ चलाने की शक्ति है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इट मीन्स विविधता होने के बावजूद कैसे भगवान जो है इस पूरे वर्ल्ड को एक साथ चला पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है पोएम से, उसके बाद कैंडिडा वाला एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आई थॉट ऑफ द अल्बेट्रस एंड आई विस्ड, इस तरीके से लाइन शुरू होगा। तो आप समझ जाना कि जो लाइन लिया गया स्नेक पोएम से लिया गया, तो उसका जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है कुछ इस तरीके से लिखना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डी.एच. लॉरेंस फेमस पोएम स्नेक, ये जो पंक्तियाँ ली गई है डी.एच. लॉरेंस के
प्रसिद्ध कविता स्नेक से ली गई है। दिस पोएम डिस्क्राइब ए स्पीकर्स वेरियस इंटरेक्शन विथ स्नेक। ये पोएम जो है व्याख्या करती है स्पीकर, इट मीन्स वक्ता का जो वेरियस, इट मीन्स अलग अलग इंटरेक्शन होता है, यानी बार बार सामना होता है सांप से, उसकी व्याख्या करती है। दैट कम टू ड्रिंक एट हिज वाटर थ्रो, जो कि सांप आया हुआ था उनके वाटर थ्रो, इट मीन्स जल कुंड से पानी पीने के लिए। तो जब वक्ता का स्पीकर का आमना सामना होता है ना उस सांप से, उसी इंसिडेंट की जो है व्याख्या की गई है इस कविता में। दिस पोएम वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1920। इस कविता को जो है लगभग 1920 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन 1923, और 1923 में पब्लिश करवाया गया एज पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री, उनके पोएट्री के कलेक्शन के रूप में, जिसका कि टाइटल, इट मीन्स शीर्षक था बर्ड्स, बीस्ट एंड फ्लावर। ठीक है, तो ये रेफरेंस वाला सेक्शन हो गया। कॉन्टेक्स्ट में है, थ्रू दिस लाइन्स, इन पंक्तियों के जरिए पोइट फोर्सेज ह्यूमन बींग्स टू लिसन टू द वॉइस ऑफ इंट्यूशन। स्पीकर जो हैं या फिर पोइट जो हैं वो ना ह्यूमन बींग्स को, इट मीन्स मनुष्यों को ऐसा फोर्स करते हैं कि मनुष्य को ना अपने इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स आत्मा की, अपने चेतना की आवाज़ सुननी चाहिए। ही अक्यूजेज ह्यूमन एजुकेशन थ्रू दिस पोएम, वो साथ ही साथ अक्यूजेज, इट मीन्स दोषी ठहराते हैं मानवीय शिक्षा को इस पोएम के जरिए। ही थिंक्स एजुकेशन टीचेज हिम टू हेट एंड किल द स्नेक। वो ऐसा सोचते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है ना, वही उनको ऐसा सिखाया है कि सांप को मार देना चाहिए, सांप से घृणा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन है, उसमें है थ्रू अब मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए द स्पीकर सोज रिग्रेट आफ्टर किलिंग द स्नेक। जो स्पीकर है, जो वक्ता है ना, वो अपना रिग्रेट, पछतावा दिखाते हैं सांप को मारने के बाद। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ ही वाज फिल्ड विथ रिग्रेट। स्पीकर जो है व्याख्या करते हैं कि कैसे वो रिग्रेट से भर जाते हैं, पछतावा से भर जाते हैं। दैट ही हैड एक्टेड इन सच ए क्रूअल एंड पिटी वे विद द स्नेक, कैसे वो पिटी, इट मीन्स हो जाता है बड़े ही नीच तरीके से, तुच्छ तरीके से, और क्रूअल, इट मीन्स क्रूर तरीके से सांप के साथ बिहेव किए, सांप के साथ व्यवहार किए। ही हेटेड हिमसेल्फ, वो खुद से घृणा करते हैं। एंड द एजुकेशन, साथ ही साथ वो उस एजुकेशन, शिक्षा से भी घृणा करते हैं। दैट हैड अर्ज्ड हिम टू एक्ट इन सच मैनर, जो कि उनको प्रेरित किया कि वो इस क्रूअल तरीके से एक्ट करे। तो उस शिक्षा से, उस एजुकेशन से भी पोएट जो है यहाँ पे घृणा करते हैं। द स्पीकर फेल्ट लाइक द एंशियंट मार्नर फ्रॉम कॉलरिज पोएम। स्पीकर जो है यहाँ पे कॉलरिज, एस टी कॉलरिज की फेमस कविता, उसके एंशियंट मार्नर की तरह खुद को अनुभव करते हैं। एंशियंट मार्नर हैड किल्ड द एलाबेट्रस फॉर नो रीजन, क्योंकि एंशियंट मार्नर भी ना एक बर्ड थी एलाबेट्रस, उसको बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के मार दिया था। द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर यहाँ पे कहते हैं कि द स्नेक शुड हैव बीन ए किंग, कि स्नेक, जो सांप को जो है राजा होना चाहिए। दाउ हिज प्लेस वॉज बीनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, हालांकि जो है सांप का स्थान जो है वो बीनेथ, इट मीन्स पृथ्वी के सतह के नीचे है। इट हैड नॉट बीन क्राउन्ड देयर, उसे वहाँ पर ताज नहीं पहनाया गया। तो ठीक है, तो ये पोएम वाला एक्सप्लेनेशन, 4 एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। 60-70% चांसेस है कि 4 एक्सप्लेनेशन से मैच कर जाएगा पोएम वाला एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कैंडिडा वाले एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। कैंडिडा से हम 2 एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हुए हैं, और फिर आगे आपको हम 3-4 एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो बता देंगे कि कौन कौन लाइन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें रेफरेंस वाला सेक्शन और कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन जो है ना, वो सारे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम ही रखना है। और एंड में अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें ना, तो एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कुछ ना समझ आए, या फिर जो हम 2 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए हुए हैं उससे ना मिले, अलग आ जाए ना, तो आपको क्या करना है ना, एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में आप समरी से कुछ भी बना के लिखने की कोशिश करोगे, छोड़ोगे नहीं। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन सेम, बट एक्सप्लेनेशन में समरी से, जो कि आप याद करके गए हो, कैंडिडा का समरी हम बताए थे कि आपको कंफर्म याद करना है, तो उस समरी से ही कुछ बना के लिखने की कोशिश करना, छोड़ना मत। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन हम बता देते हैं कैंडिडा से, जो कि इस तरीके से शुरू है, आई गो अबाउट इन सर्च ऑफ लव एंड फाइंड इट। तो उसको कैसे आप लोग को डिस्कस करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डिफरेंस वाला सेक्शन आएगा, जो कि सारे कैंडिडा के एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रखना है। और मोस्टली जो है हर बार जो बी नंबर वाला एक्सप्लेनेशन आता है ना, वो कैंडिडा से आता है। फिर भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। एटलीस्ट जो हम 5-6 इंपॉर्टेंट लाइन बताए हुए हैं उसको ध्यान में रखना कि ये सब लाइन आ जाए, तो आप 100% कन्फर्म हो कि ये कैंडिडा से लिया गया है। रेफरेंस में है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जीबी साउस प्लेज कैंडिडा, की ये जो पंक्तियां ली गई है जीबी साउ के प्ले कैंडिडा से ली गई है।
दिस प्ले इज ए कॉमेडी, ये प्ले जो है कॉमेडी है, रिटन इन 1894, इसको 1894 में लिखा गया एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1898, और पहली बार 1898 में पब्लिश करवाया गया एज ए पार्ट ऑफ प्लेज प्लीजेंट के पार्ट के रूप में। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है ना, आर कैंडिडा, वो कैंडिडा रहती है, जेम्स मॉरल रहता है एंड यूजिन मार्क्सबैंक्स रहता है। तो ये पहला वाला सेक्शन जो रेफरेंस वाला सेक्शन है, सेम फॉर एवरी एक्सप्लेनेशन, सारे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रखना है जो भी कैंडिडा से आ जाए। दूसरा कॉन्टेक्स्ट में है, थ्रू दिस लाइन्स, इन पंक्तियों के जरिए सॉज क्वेश्चन विक्टोरियन नोशन ऑफ लव एंड मैरिज। सॉ जो है, इट मीन्स जो ऑथर है ना, वो विक्टोरियन पीरियड के प्रेम और विवाह की धारणा पर क्वेश्चन करते हैं। आस्किंग व्हाट ए वुमन रियली डिजायर फ्रॉम हर हस्बैंड, साथ ही साथ ये क्वेश्चन करते हैं कि वास्तविक में कि क्या चाहिए होता है एक वुमेन को अपने हस्बैंड से। दिस लाइन्स आर स्पोकन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लव ट्रायंगल, और ये जो पंक्तियां बोली गई है लव ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, संदर्भ के रूप में बोली गई है, बिटवीन मॉरल कैंडिडा एंड यूजीन मार्क्सबैंक्स के बीच, जो कि एक यंग पोएट रहता है यूजीन मार्क्सबैंक्स। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी जो है सेम फॉर एवरी एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आ जाता है। एक्सप्लेनेशन में है, दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय यूजीन मार्क्सबैंक्स इन द प्ले, कि ये जो पंक्तियां हैं प्ले में यूजीन मार्क्सबैंक के द्वारा कही गई है। यूजीन इज ए यंग पोइट, यूजीन जो है एक जवान पोइट रहता है, हु इज इन्फैचुएटेड विद कैंडिडा, जो कि कैंडिडा से बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड मीन्स मुग्ध हो जाता है, पसंद करने लगता है कैंडिडा को बहुत ज्यादा। द वाइफ ऑफ ए क्लर्जी मैन मॉरल, जो कि वाइफ रहती है, पत्नी रहती है एक क्लर्जी मैन, इट मीन्स पादरी मॉरल की। ही फील्स ए डीप लॉन्गिंग फॉर अफेक्शन, मतलब वो ना एक महसूस करता है, मतलब प्यार की गहरी लालसा होता है ना कि किसी को जीवन में प्यार चाहिए होता है, तो यूजीन मार्क्सबैंक को वैसा ही फील होता है, बट स्ट्रगल टू एक्सप्रेस इट, लेकिन वो फीलिंग्स को जो यूजीन मार्क्सबैंक है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि उसको भी प्यार चाहिए। व्हेन ही ट्राइज टू आस्क फॉर लव, और जब वो कोशिश करता है किसी की प्यार पाने की, हिज शाइनेस ओवर पावर्स हिम, तो उसका जो शाइनेस है, उसका जो शर्म है ना, वो ओवर पावर, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वो प्रबल हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने फीलिंग्स को। ही फंबल्स इट मीन्स वो हिचकिचाता है। सेज मीनिंगलेस थिंग्स, तो जब भी कुछ एक्सप्रेस करने जाता है फीलिंग्स को तो मीनिंगलेस चीजें कहना शुरू कर देता है। एंड अल्टीमेटली फेल्स टू कम्युनिकेट, और अंततः कम्युनिकेट करने में, बात करने में फेल हो जाता है और असफल हो जाता है। हिज ट्रू फीलिंग्स, मतलब जो भी उसके अंदर सच्ची भावना रहती है ना, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके बारे में बात नहीं कर पाता है। ही ऑब्जर्व हाउ रेडली अफेक्शन इज गिवन टू पेट्स, वो ऐसा ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है कि जो पेट्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको कितने आराम से प्यार मिल जाता है। वो सिंपली कम, जो कि सिंपली आते हैं एंड आस्क फॉर इट, और वो चाहते हैं, मतलब प्यार की मांग करते हैं, तो कैसे सिंपली जो पेट है, पालतू जानवर, उनको प्यार मिल जाता है। मार्क्सबैंक सजेस्ट दैट, मार्क्सबैंक यहाँ पे सुझाव देता है कि शाइनेस इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट, की जो शाइनेस है, जो शर्म है ना, वो यूनिवर्सल, इट मीन्स सारे मनुष्य की विशेषता है, सबके अंदर होती है वो शाइनेस, शर्म होती है। लव अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार जो प्यार है ना, एग्जिस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, बट रिमेन्स अनस्पोकन, लेकिन अनस्पोकन रह जाता है, मतलब लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू फियर एंड ऑकवर्डनेस, अपने फियर इट मीन्स डर की वजह से, ऑकवर्डनेस इट मीन्स हिचकिचाहट की वजह से। ठीक है, तो 10 इस प्रकार दिस लाइन्स रिवील्स मार्क्सबैंक्स फ्रस्ट्रेशन, ये जो पंक्तियां है ना, वो मार्क्सबैंक्स के फ्रस्ट्रेशन को रिवील्स करती है, प्रकट करती है, विथ हिज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर कैंडिडा, की कैसे वो खुद को अयोग्य अनुभव करता है जब वो अपने प्यार वाले फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कैंडिडा के सामने। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अगर ये वाला लाइन आ जाए तो आप सेम लिख सकते हो, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, ए वुमेन लाइक दैट हैज़ अ डिवाइन इनसाइट करके शुरू होगा, तो आप समझ जाना कि ये लाइन भी जो है कैंडिडा से लिया गया है। रेफरेंस वाला सेक्शन सेम एज प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, मतलब फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन जो अभी सॉल्व किए उसके जैसा रखना है। कॉन्टेक्स्ट भी सेम ही रखना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में भी हम लिख दिए कि सेम एज प्रीवियस एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आता है जो कि हर एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग ही होता है। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में आपको कुछ ना समझ में आए कैंडिडा से क्या लिखना है, बस आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये लाइन कैंडिडा से है, तो उसमें आप समरी वाला थोड़ा सा लिख सकते हो। ठीक है, बना बना के, बस छोड़ना मत, या फिर लाइन पढ़ के ध्यान से उस लाइन को पढ़ो जो एक्सप्लेनेशन में पूछा गया है, कुछ समझ आ रहा है क्या कहने की कोशिश की जा रही है ना, तो उसी को 8-10 लाइन में एक्सप्रेस करने की, मतलब कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंडिडा जो कहानी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, और कुछ ना हो तो समरी लिख देना, छोड़ना मत। एक्सप्लेनेशन में है, थ्रू एवर मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए कैंडिडा इज बीइंग कंपेयर टू समवन विथ ए स्पेशल ऑलमोस्ट गॉड गिवन एबिलिटी, कैंडिडा को कंपेयर किया जा रहा है, कैंडिडा की तुलना की जा रही है कुछ स्पेशल, मतलब कोई एक ऐसा स्पेशल हो, मुख्य हो, या फिर ऐसे इंसान के साथ जिसके अंदर ना भगवान जैसा गुण है। टू सी बियॉन्ड द सरफेस, की वो चीज़ों को सरफेस के परे, इट मीन्स जो चीज़ें दिखती है ना उसके परे देख पाती है। एक होता है मतलब बाहर से चीज़ें कैसी दिखती है और अंदर से चीज़ें कैसी है,
कैंडिडा जो है उसके अंदर ये होता है कि वो चीज़ों को सतह से देख पाती है, इट मीन्स अंदर से पहचान पाती है। सीज द ट्रू एसेंस ऑफ ए पर्सन, वो किसी भी पर्सन या किसी भी आदमी या मनुष्य के ना ट्रू एसेंस मीन्स वास्तविक सार को देख पाती है, देयर सोल्स, उनके सोल्स को देख पाती है, डजंट गेट स्वेड बाय देयर सुपरफिशियल क्वालिटीज लाइक प्राइड, इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डिसेप्शन। और लोगों के खुद के घमंड, इनसिक्योरिटीज जैसे गुणों की वजह से ना वो बह नहीं जाते, इट मीन्स लोगों के बातों में नहीं आ जाती है, लोगों के बाहरी दिखावे की वजह से। मेटाफर कॉलर्स एंड कोट्स, जो मेटाफर का यूज किया गया इन पंक्तियों में कॉलर एंड कोट्स, रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, वो बाहरी विशेषता को दिखाता है, बाहरी विशेषता को रिप्रेजेंट करता है, लाइक जैसे कि सामाजिक सोशल स्टेटस मीन सामाजिक स्टेटस को दिखाता है, वेल्थ इट मीन्स पैसा, और अपीयरेंस इट मीन्स दिखावा को दिखाता है। कैंडिडा डजंट केयर अबाउट दिस रैक्स एंड टैटर्स, और कैंडिडा को ना कोई फर्क नहीं पड़ता इन रैक्स एंड टैटर से, इट मीन्स इन फालतू चीज़ों से, द थिंग्स वी यूज टू डिफाइन आवर सेल्फ एक्सटर्नली, और वैसी चीज़ों से जिसके थ्रू हम लोग खुद को बाहरी रूप से डिफाइन करते हैं या बाहरी रूप से दिखाते हैं ना, उन सब चीज़ों से कैंडिडा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या स्थिति है, वेल्थ कैसा है, पैसा कैसा है, या दिखावा कैसा कर रहा है इंसान, इन सब चीज़ों से कैंडिडा इफेक्ट नहीं हो पाती। वो चीज़ों को होता है ना सरफेस के नीचे से देख पाती है, वास्तविक चीज़ों को देख पाती है, इंसान के सोल को समझ पाती है। लाइन सोस कैंडिडा डायलमा, ये जो पंक्तियां हैं वो कैंडिडा के डायलमा इट मीन्स दुविधा या कश्मकश को दिखाती है। हर हस्बैंड मॉरल एंड यूजिन मार्चबैंक्स बोथ वाइंग फॉर हर लव, कैंडिडा का जो हस्बैंड है मॉरल और साथ ही साथ जो ऑथर है यूजीन मार्चबैंक जो कि कैंडिडा को पसंद करता है, दोनों कैंडिडा का प्यार चाहते हैं, दोनों कैंडिडा को पसंद करते हैं। कैंडिडा रिकॉग्नाइजेज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बोथ मैन, एंड कैंडिडा भी जो है दोनों लोगों के मतलब यूजीन का भी क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है वो जानती है, और साथ ही साथ अपने हस्बैंड के बारे में जानती है। सी लव्स देम फॉर हु दे ट्रूली आर, कैंडिडा जो है दोनों लोगों को पसंद करती है जो वास्तविक में वो है ना उस वजह से पसंद करती है, नॉट फॉर देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, उनके बाहरी अपीयरेंस के वजह से, बाहरी दिखावे की वजह से नहीं पसंद करती। दिस लाइन्स एम्फेसाइजेस कैंडिडाज यूनिक एबिलिटी, ये जो पंक्तियां हैं कैंडिडा के यूनिक एबिलिटी की, इट मीन्स अनोखे योग्यता की व्याख्या करता है। टू सी बिनीथ द सरफेस, कि कैसे वो चीज़ों को सरफेस के नीचे से देख पाती है, एंड अप्रिशिएट द कोर ऑफ ए पर्सन, और कैसे किसी भी इंसान के वो किसी भी व्यक्ति के कोर को, इट मीन्स इंसान अंदर से क्या है ना उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है, उस चीज़ की प्रशंसा करती है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो कैंडिडा की एबिलिटी को शो करवाता है। ठीक है, तो ये कैंडिडा से दो एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बताए हुए हैं जो कि मोस्टली पूछा जाता है कैंडिडा से। इस तरीके से शुरू है, आई हैव समथिंग टू ऑफर यू पहला, दूसरा है व्हाट आई एम यू हैव मेड मी, तो ये लाइन भी कैंडिडा से लिया गया है। वी ऑल गो अबाउट लॉन्गिंग फॉर लव, तो ये लाइन भी कैंडिडा से लिया गया है। तो इस तरीके से भी लाइन आ जाए ना तो समझ जाना वो कैंडिडा से लिया गया है। और इन तीनों लाइन्स को हम सॉल्व करवा के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लास्ट ईयर हम सॉल्व करवाए थे इन तीनों एक्सप्लेनेशन को। और अगर कैंडिडा से एक्सप्लेनेशन के रिपीट करने की बात करें तो कैंडिडा अगर हम 4-5 साल का क्वेश्चन देखते हैं ना तो कोई भी एक्सप्लेनेशन कैंडिडा से रिपीट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि कैंडिडा से एक्सप्लेनेशन रिपीट करेगा। आपको बस लाइन पहचान के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन सेम लिखना है जो कि हम पहले वाले एक्सप्लेनेशन में बताएं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में समरी डालना है। ठीक है, आप खुद भी देखोगे ना पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन, तो कैंडिडा से कभी भी एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं किया है 4-5 साल में। तो इस वजह से इसमें थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब खुद से एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में समरी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, या आपको कुछ उन पंक्तियों को पढ़ के समझ में आ रहा है तो आप वही लिख देना। तो ये हो गया कैंडिडा वाला एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो व्हाट आई बिलीव से लिया गया है। आप लोग को पता होगा कि सी नंबर वाला जो एक्सप्लेनेशन आता है ना पेपर 6 में, उसमें एक एक्सप्लेनेशन व्हाट आई बिलीव से दिया रहता है, एक ए पैसेज टू इंडिया से दिया रहता है। तो दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। हम आपको दोनों में से एक एक सॉल्व करवा दिए हैं और 2-3 कौन इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए वो आपको रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन सेम ही रखना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन व्हाट आई बिलीव से आ जाए। तो शुरू करते हैं। पहला जो एक्सप्लेनेशन है व्हाट आई बिलीव से, वो इस तरीके से शुरू है, टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपैथी करके। तो ऐसा लाइन आए तो आप समझ जाना कि ये व्हाट आई बिलीव से लिया गया है। तो रेफरेंस वाले सेक्शन में इसके आपको लिखना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ई.एम. फोस्टर फेमस एसे व्हाट आई बिलीव, की ये जो लाइन लिया गया है, पंक्तियां लिया गया है ना, ई.एम. फोस्टर के काफी फेमस एसे व्हाट आई बिलीव से लिया गया है। द एसे वॉज पब्लिश इन 1938, इस एसे को 1938 में पब्लिश करवाया गया। लेटर इट वॉज पब्लिश्ड बाय हॉगर्ट प्रेस इन 1939, और बाद में इसको हॉगर्ट प्रेस के द्वारा 1913 में भी पब्लिश करवाया गया। इट इज़ वन ऑफ फॉस्टर बेस्ट नॉन एशे, ये फॉस्टर के ई.एम. फोस्टर के बेस्ट नॉन एशे इट मीन्स प्रसिद्ध एसे में से एक है। एंड इन इट, और इसमें ही एक्सप्रेसेस सम ऑफ हिज ह्यूमनिस्टिक बिलीव्स, अपने कुछ ह्यूमनिस्टिक बिलीव्स इट मीन्स मानवतावादी मान्यताओं को व्यक्त किए हुए हैं इस एसे में फॉस्टर जो है। तो अब कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है। फॉस्टर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन
फॉस्टर जो है इस ऐसे में ना इम्पोर्टेंस बताते हैं कि इम्पोर्टेंस कितना है, कितना महत्व है ह्यूमन कनेक्शन का, मानवीय संबंध का, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी इन बिल्डिंग ए मोर पीसफुल वर्ल्ड, कि एक अच्छा पीसफुल मतलब शांति वाला वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन कनेक्शन, मानवीय संबंध, अंडरस्टैंडिंग इट मीन समझना, और एम्पैथी इट मीन्स सहानुभूति। ये सारी चीज़ें जरूरी है एक शांतिपूर्ण वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। ये व्यूज उनका ऐसा दृष्टिकोण है, मानना है टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपैथी एज फंडामेंटल वैल्यूज। वो इन तीनों को जो है फंडामेंटल इट मीन्स मौलिक वैल्यूज मानते हैं, मौलिक मूल्य मानते हैं। दैट नीड टू बी स्ट्रेंथेन्ड टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ हिज टाइम। और ये सारी चीज़ें ना स्ट्रेंथन इट मीन्स मजबूत होनी ज़रूरी है ताकि हम अपने टाइम के, अपने समय के चैलेंजेस से, चुनौतियों से ओवरकम कर सके, इट मीन्स निकल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। थ्रू एबव मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन की गई लाइंस के जरिए फॉस्टर सेज दैट, फॉस्टर कहते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंस इन बिलीव्स, बिहेवियर एंड बैकग्राउंड, कि लोगों के बिलीव्स इट मीन्स मान्यताओं में, बिहेवियर में और बैकग्राउंड में जो डिफरेंस होता है ना उसको हम लोग को स्वीकारना चाहिए, साथ ही साथ उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कि लोग जो है अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं होते हैं, अलग अलग उनका बिहेवियर होता है, इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड मेंटेन ए पॉजिटिव एंड पेशेंस एटीट्यूड, हम लोग को पॉजिटिव और पेशेंट इट मीन्स धैर्यवान रवैया रखना चाहिए। एंड अवॉइडिंग एंगर एंड रेजनमेंट, साथ ही साथ अवॉइड करना चाहिए एंगर इट मीन्स गुस्सा, और रेजनमेंट भी हो जाता है क्रोध को, अवॉइड करना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर, और हम लोग के अंदर ना ये एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि हम ना समझ सके दूसरे के फीलिंग्स को, और साथ ही साथ उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को ना शेयर कर सके, बांट सके। फॉस्टर बिलीव्स, फॉस्टर का ऐसा मानना है कि टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपैथी आर एसेंशियल टू प्रिवेंट सोसाइटल कोलैप्स। सोसाइटल कोलैप्स इट मीन्स हो जाता है सामाजिक पतन को रोकने के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी है। ही आर्ग्यूज दैट, वो तर्क देते हैं कि दिस क्वालिटी अलोन आर इनसफिशिएंट इन ए वर्ल्ड फिल्ड विथ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, कि ये जो क्वालिटीज़ है, ये जो गुण है टॉलरेंस, गुड टेम्पर या सिंपैथी, तो ये जो क्वालिटीज़ है ना ये अकेले ना इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट इट मीन्स हो जाता है और पर्याप्त है इस वर्ल्ड के लिए जो कि पूरे इंटेंस इट मीन्स गहरे कन्फ्लिक्ट से, संकट से भरा पड़ा है। ही हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ इग्नोरेंस, प्रेजुडिस एंड वायलेंस प्लगिंग द वर्ल्ड। प्लगिंग द वर्ल्ड इट मीन्स जो फॉस्टर है ना वह विश्व को ग्रसित करने वाली, इग्नोरेंस इट मीन्स हो जाता है अज्ञानता, प्रेजुडिस इट मीन्स पूर्वाग्रह, और वायलेंस इट मीन्स हिंसा की समस्या को भी हाईलाइट करते हैं, हिंसा की समस्या पर भी प्रकाश डालते हैं। साइंस विच शुड प्रमोट प्रोग्रेस, साइंस जिसको कि प्रोग्रेस को प्रमोट करना चाहिए, इट मीन्स विकास को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए साइंस की वजह से। सीम्स टू बी मिसयूज्ड और इग्नोरेंट, ऐसा प्रतीत होता है कि साइंस को जैसे मिसयूज्ड किया जा रहा है, बुरी तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है और साथ ही साथ इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन खत्म हो गया, व्हाट आई बिलीव वाला। और जो 2-3 इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है मोस्टली व्हाट आई बिलीव से, जो कि पिछले 4-5 साल में पूछा है, वो इस तरीके से शुरू है, ध्यान रखिएगा। आई हेट द आइडिया ऑफ कॉजेज, इस तरीके से है। सेकेंड है आई डोंट बिलीव इन बिलीव्स। थर्ड जो है आई हैव नो मिस्टेक फेट, तो तीनों लगभग आई से शुरू है। और इसमें ना इस वाले पे ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं सॉल्व करके, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, लास्ट ईयर हम अपलोड किए हुए थे। तो ये व्हाट आई बिलीव का हो गया। अब सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन बचा जो कि ए पैसेज टू इंडिया से आता है। ए पैसेज टू इंडिया से भी हम एक ही एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए हुए हैं और 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन बता दिए हैं कि ये मोस्टली पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो लाइन शुरू है पैसेज टू इंडिया से वो इस तरीके से शुरू है, ऑल इन्विटेशन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम हेवन। तो आप समझ जाना कि ये पैसेज टू लिया गया है। फिर से ए पैसेज टू इंडिया से कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन सेम रखना है। रेफरेंस में लिखना है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ई एम फोस्टर नॉवेल ए पैसेज टू इंडिया, की ये जो पंक्तियां हैं ई एम फोस्टर की नॉवेल ए पैसेज टू इंडिया से ली गई है। द नॉवेल इज सेट इन कॉलोनियल इंडिया, नॉवेल की जो सेटिंग रखी गई है कॉलोनियल इंडिया, इट मीन्स औपनिवेशिक भारत में रखी गई है, जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम सेटिंग रखी गई है। एंड डिपिक्ट्स द क्लैशेस ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडिया, साथ ही साथ ये नॉवेल व्याख्या करता है कि किस तरीके से ना क्लैश इट मीन्स टकराव होता है कल्चर्स का, वैल्यूज इट मीन्स मूल्यों का, अंग्रेज और इंडियंस के। ठीक है, तो कैसे अंग्रेज की अलग मान्यताएं थी, भारतीयों की अलग मान्यताएं थी, तो कैसे वो वैल्यूज, वो मूल्य, वो कल्चर टकराता है, तो क्या प्रॉब्लम होता है ना, उन सब की व्याख्या जो है इस नॉवेल के थ्रू करने की कोशिश की गई है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1924 और इस नॉवेल को पहली बार जो पब्लिश करवाया गया वो 1924 में करवाया गया। अब कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है। दिस लाइन्स इवोक द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, ये जो पंक्तियां हैं ह्यूमन कनेक्शन के, इट मीन्स मानवीय संबंध के फ्यूटिलिटी इट मीन्स व्यर्थता को दिखाती है, उसको इवोक उजागर करती है व्यर्थता को। द नरेटर डिस्क्राइब्स द रूम इन विच द इंडियन जेंटलमैन मिट, नरेटर जो है डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं एक रूम के बारे में जिसमें कि इंडियन भारतीय जेंटलमैन जो है भारतीय लोग आके मिलते हैं। आउटसाइड रिमेन द लॉलियर इंडियंस हु रिसीव नो इन्विटेशन, और इस रूम के बाहर जो है
वैसे लोग रह गए जो कि लॉलियर इट मीन्स निम्न स्तर के लोग हैं, उन जिनको क्या आमंत्रण नहीं मिला, जिनको नहीं बुलाया गया, तो वैसे लोग जो निम्न स्तर से बिलोंग करते हैं वो इस रूम के बाहर हैं। नरेटर सोज अस डिफिकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन। नरेटर जो है इन पंक्तियों के थ्रू हम लोग को डिफिकल्टी इट मीन्स कठिनाइयों को दिखाता है कम्युनिकेशन के, संवाद के, एंड फ्रेंडशिप बिटवीन डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर। साथ ही साथ एक फ्रेंडशिप भी दिखाया गया है इस नॉवल के जरिए, इस लाइन्स के जरिए। इट मीन्स दोस्ती भी होती है अलग अलग कल्चर, अलग अलग रेसेस के लोगों के बीच, मतलब अलग अलग जो समुदाय से बिलोंग करते हैं उन लोगों के बीच फ्रेंडशिप को भी इस नॉवल में दिखाया गया है। अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आ जाता है। एक्सप्लेनेशन में है मिस्टर टर्टन इनवाइट सेवरल इंडियंस जेंटलमैन टू द प्रपोज्ड ब्रिज्ड पार्टी एट द क्लब। तो मिस्टर टर्टन जो है एक पार्टी देते हैं क्लब में, ब्रिड्ज पार्टी देते हैं, तो उसमें ढेर सारे वो इंडियंस जेंटलमैन को इन्वाइट करते हैं, भारतीय लोगों को बुलाते हैं पार्टी में। द इंडियंस आर सरप्राइज्ड बाय द इन्विटेशन। और जो इंडियन लोग थे ना वो सरप्राइज हो जाते हैं इस इन्विटेशन से, इस आमंत्रण से। मोहम्मद अली सस्पेक्ट दैट, यहाँ पे मोहम्मद अली जो हैं, ये सब थोड़ा न्यू कैरेक्टर हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि हम जब समरी डिस्कस किए मैंने पैसेज टू इंडिया का, तो उसमें ये सब कैरेक्टर नहीं है मेंशन किए हुए, क्योंकि ये सब कैरेक्टर ना एक हो सकता है साइड रोल के रूप में यूज़ किया गया है, तो जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखने को मिलता है कहानी में, तो इस वजह से जो है समरी में आपको ये सब नाम नहीं सुनने को मिलेगा। तो जो मोहम्मद अली हैं सस्पेक्ट दैट, उनको ऐसा संदेह होता है कि द लेफ्टिनेंट जनरल हैज ऑर्डर टर्टन टू होल्ड द पार्टी, की जो लेफ्टिनेंट जनरल है ना वो टर्टन को ऑर्डर दिया हुआ है, आज्ञा दिया हुआ है पार्टी के लिए। द नवाब बहादुर वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन लैंड ऑनर्स, और जो नवाब बहादुर जो कि एक भारतीय लैंड ऑनर है, इट जमींदार है इन द एरिया, उस एरिया का, अनाउंसेस दैट, वो अनाउंस करता है कि है अप्रिशिएट द इन्विटेशन एंड विल अटेंड, कि वो मतलब अप्रिशिएट करता है इन्विटेशन का। इट मीन्स उसको जो आमंत्रण मिला पार्टी के लिए बुलाया गया ना, उस चीज़ की वो प्रशंसा करता है, और साथ ही साथ ये बताता है कि वो पक्का जो है अटेंड करेगा पार्टी को। सम अक्यूजेस द नवाब बहादुर, अब कुछ लोग जो है आरोप लगाते हैं, दोषी बताते हैं नवाब बहादुर को इस एक्शन के लिए। बट मोस्ट इंडियन, लेकिन जो ज़्यादातर भारतीय थे, हाईली रिस्पेक्ट थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनके, एंड डिसाइडेड टू अटेंड ऑल्सो, वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस पार्टी को जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब जो एक दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो कि लास्ट 2-3 साल में पूछा है ए पैसेज टू इंडिया से, वो इस तरीके से शुरू है। एक तो ट्रुथ इज़ नॉट ट्रुथ, तो ये भी अपलोड है, लास्ट ईयर हम इसको सॉल्व करवाए हुए थे। और इसके बाद जो है समटाइम्स आई थिंक टू मच, तो ये वाला लाइन भी आ जाए तो आप समझ जाना ये पैसेज टू इंडिया से आया हुआ है, तो इसमें आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन सेव रख सकते हो। बाकी एक्सप्लेनेशन में कुछ ना समझ आए तो समरी से कुछ बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे पेपर 6 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो खत्म हो गया। अब हम पेपर 7 के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो वीडियो जो है अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है आपके सिलेबस का, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। और अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि PDF जो है वो पेड है, तो एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन का PDF चाहिए पेपर 6 का, तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ पेड करना होगा। PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।